देश में कोरोना की दूसरी लहर दिन पर दिन खतरनाक होती जा रही है। पंजाब में पिछले 24 घंटों में इस जानलेवा बीमारी से 60 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 3187 नए मामले भी सामने आए हैं। यह हालात तब है जबकि पंजाब के 11 जिलों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। सबसे ज्यादा 416 नए मरीज जालंधर में मिले हैं। तो लॉकडाउन से भागेगा कोरोना। जी हां, अब मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में लॉकडाउन लगाया गया है 3 दिन के लिए और वहां पर लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से छिंदवाड़ा में कल रात से सोमवार सुबह तक लॉकडाउन लगाया गया है और माना जा रहा है कि इन 3 दिनों के लॉकडाउन में कोरोना के मामलों में थोड़ी कमी देखी जाएगी। तो 3 दिनों के लिए छिंदवाड़ा में सब कुछ बंद है। ममता बनर्जी ने दूसरे चरण के चुनाव में फर्जी वोटिंग का आरोप लगाते हुए राज्यपाल से शिकायत की। नंदीग्राम के जिस मतदान केंद्र से उन्हें सबसे ज्यादा गड़बड़ी की शिकायतें मिली, ममता ने वहां जाने का फैसला भी किया और उस मतदान केंद्र पर जाने के लिए ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर अपने घर से निकली। मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद उन्होंने व्हील चेयर पर बैठे बैठे कुछ देर सुरक्षा बल के जवानों से बात की। कुछ लोगों ने आरोप लगाया था कि उस मतदान केंद्र पर उन्हें वोट डालने के लिए अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, जिस पर ममता ने वहीं डेरा डाल दिया। इस दौरान सीआरपीएफ के एक जवान ने उनका वीडियो बनाया, जिस पर ममता नाराज हो गई। इससे पहले ममता बनर्जी ने मतदान केंद्रों की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ के जवानों पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी शिकायत दर्ज करवाई। राज्यपाल को फोन किया, दूसरी तरफ एडीजी एलओ को फोन करके शिकायत दर्ज कराई, खुद अपने हाथ से लिख करके पुलिस को चिट्ठी दी। ममता बनर्जी ने ये आरोप भी लगाया कि कई मतदान केंद्रों पर हालात ठीक नहीं है और लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। उन्होंने केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों पर भी ये गंभीर आरोप लगाया कि कुछ मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान बाहर से आए लोगों का समर्थन कर रहे हैं और इस वजह से कई मतदान केंद्रों पर 80% तक फर्जी मतदान हुआ। इस मामले में उन्होंने पुलिस को भी 2 पेज की चिट्ठी लिखी और एफआईआर दर्ज करने को कहा। साथ ही ममता बनर्जी ने इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की, जिस पर चुनाव आयोग ने विशेष पर्यवेक्षकों से कल शाम 6 बजे तक रिपोर्ट मांगी। ममता बनर्जी के आरोपों पर सीआरपीएफ ने भी अपनी सफाई दी और उनके सभी आरोपों को गलत बताया। सीआरपीएफ की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि उसके जवान केवल चुनाव आयोग के निर्देश पर काम कर रहे हैं और बिना किसी भेदभाव के तय नियमों के हिसाब से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी के हमले यहीं पर खत्म नहीं हुए। मतदान केंद्र से बाहर निकलने के बाद उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री को निशाने पर ले लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के उलवेडिया और जयनगर में चुनावी रैलियों को संबोधित किया, जहां तीसरे चरण में मतदान होना है। लेकिन ममता बनर्जी ने दूसरे चरण के मतदान के दौरान पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री की रैली पर सवाल खड़े कर दिए और चुनाव आयोग को निशाने पर लिया। Why he will be addressing the people every election day? Is it not wrong? Is it not violation of the conduct of election rules? बीजेपी ने इसे ममता बनर्जी की बौखलाहट बताया। उलुवेड़िया की चुनावी रैली में पीएम ने भी ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। जरा बताइए ये अफवाह में कितनी सच्चाई है? यहाँ जो लोगों में कानाफूसी चल रही है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो। प्रधानमंत्री के हमले के बाद टीएमसी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ममता का विक्ट्री साइन दिखाते हुए एक वीडियो पोस्ट किया। इसके जरिए उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि वो नंदीग्राम से जीत रही हैं। टीएमसी के सूत्रों ने ममता बनर्जी के किसी दूसरी सीट से नामांकन की अटकलों को भी खारिज कर दिया। ऑपरेशन कमल मामले में येदियुरप्पा को हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद अब उन्हीं के मंत्री केएस ईश्वरप्पा ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। News18.com की रिपोर्ट है कि ग्रामीण विकास मंत्री केएस ईश्वरप्पा ने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर कामकाज में दखल देने का आरोप लगाया और राज्यपाल वजुभाई वाला को एक खत लिखकर इसकी शिकायत भी की। साथ ही उन्होंने अपने इस खत की कॉपी पीएम, गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी भेजी है, जिसमें केएस ईश्वरप्पा ने आरोप लगाया कि उनके विभाग से बिना इजाजत लिए 774 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया गया। इस बात की भनक लगते ही कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार को निशाने पर ले लिया। It clearly shows that there is a big problem in the government, internal government. Lot of dissident activities is going on. फ्रांस में लॉकडाउन लग गया। फ्रांस में 3 हफ्तों के लिए लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया। वहां रोजाना 30,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और इसी वजह से यह फैसला लिया गया। साथ ही अब वहां 1 महीने तक घरेलू उड़ानों पर भी रोक रहेगी। Aussi pour continuer
à protéger la vie au présent, c'est-à-dire les malades. अनुपम खेर ने बताया कि उनकी पत्नी किरण खेर को ब्लड कैंसर है। अभिनेत्री किरण खेर चंडीगढ़ से बीजेपी सांसद हैं और चंडीगढ़ में ही हाथ में फ्रैक्चर के इलाज के दौरान उनको इस बीमारी का पता चला था। इसके बाद किरण मुंबई चली गईं, जहां वो कैंसर का इलाज करवा रही हैं। ब्लड कैंसर की बात सामने आने के बाद परेश रावल और कुमार विश्वास समेत कई हस्तियों ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की। ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने वाली गाड़ियों को अब 31 सितंबर तक परमिट की जरूरत नहीं होगी। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने इस पर दी गई छूट 6 महीने बढ़ा दी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने वाली गाड़ियों को रास्ते में कोई परेशानी न आए। सरकार के इस फैसले से ऑक्सीजन सिलेंडर बिना किसी रुकावट के अस्पताल तक पहुंच सकेंगे। हिमाचल प्रदेश में स्कूल और कॉलेज अब 15 अप्रैल तक बंद रहेंगे। राज्य सरकार ने लगातार बढ़ रहे कोरोना संकट की वजह से यह फैसला लिया। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। सभी के शव एक कमरे में संदिग्ध हालात में मिले। मरने वालों में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे शामिल हैं। दर्दनाक हादसा हुआ है। इस घर में धीरज पंखे से लटके हुए थे और उनके जो बच्चे हैं वो मृत अवस्था में थे। जो उनकी पत्नी है वो भी मृत अवस्था में थी। फिलहाल पुलिस इसे खुदकुशी का मामला मानकर चल रही है। हालांकि इस पूरी घटना की जांच जारी है। तो मैं इसको जगाने के लिए गया, दरवाजा खटखटाया, खूब धक्के मारे लेकिन खुल नहीं रहा दरवाजा। देश में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों के आने और इस बीमारी से मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 43,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। इसके अलावा एक दिन में 249 लोगों की मौत भी हुई है। अकेले मुंबई में 8,646 नए मरीज मिले हैं, जबकि 18 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में कोरोना की लहर दिन पर दिन खतरनाक होती जा रही है। राजस्थान के झुंझुनू से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ बदमाश लोगों से भरी एक बस पर हमला करते दिखाई दिए। आरोप है कि 2 गुटों की आपसी रंजिश में इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें एक गुट के लोगों ने दूसरे गुट की एक बस को सुनसान जगह पर रोककर उसे निशाना बनाया। बस में तोड़फोड़ करने वाले सभी बदमाशों ने अपने चेहरे कपड़ों से ढक रखे थे ताकि उनकी पहचान न हो सके। उन्होंने तो बस में बैठे यात्रियों के नीचे उतरने का भी इंतजार नहीं किया, जिसकी वजह से बस में चीख पुकार मच गई। हालांकि बाद में किसी तरह सारे यात्री नीचे उतरे। कुछ महिलाएं तो खिड़कियों से नीचे कूदती नजर आईं। इस दौरान भी बदमाशों के हाथ नहीं रुके। उन्होंने लोहे की रॉड और डंडों से बस पर हमला करना जारी रखा। वहीं बस से उतरे लोग पास के खेतों में भागकर अपनी जान बचाते दिखाई दिए। बताया गया कि इस हमले का बदला लेने के लिए दूसरे गुट ने भी एक बदमाश के घर में घुसकर तोड़फोड़ की। मैक्सिको की कनकून से दिल दहला देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां एक छोटा विमान क्रैश होकर समंदर में समा गया। इस हादसे के समय वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया, जिसमें वो विमान समंदर के ऊपर चक्कर लगाता दिखाई दिया। काफी देर तक ऊपर उड़ने के बाद वो अचानक नीचे की तरफ आता नजर आया और फिर थोड़ी ही देर में वो बीच समंदर में गिर गया। घटना के बाद वहां मौजूद लोगों की चीखें निकल गई। इस हादसे में विमान में बैठे दोनों पायलटों की मौत हो गई। म्यांमार में तख्ता पलट हुए 2 महीने पूरे हो गए, लेकिन वहां लोगों के दिलों में लोकतंत्र की लौ अब भी जल रही है। सेना के 60 दिन से जारी सितम के खिलाफ म्यांमार के अलग अलग शहरों में बेखौफ आंदोलनकारी अपनी जान की परवाह किए बिना एक बार फिर सड़कों पर उतरे। और वहीं के सबसे बड़े शहर यंगॉन से सामने आई तस्वीरों में कई प्रदर्शनकारी गली कूचों से गुजरते नजर आए। सेना की गोली के डर से भी उनकी आवाज नहीं दबी और चुनी हुई सरकार को बहाल करने के लिए उन्होंने जबरदस्त नारेबाजी की। म्यांमार में लोकतंत्र की लड़ाई में 500 से ज्यादा लोगों की बलि चढ़ चुकी है। ऐसे में प्रदर्शनकारी अपने साथियों के दिए बलिदान को बिल्कुल नहीं भूले। अपने दर्द को दिखाने के लिए उनके चेहरों पर लाल पेंट से आंसू बने नजर आए, लेकिन प्रदर्शनकारियों के मन में अपने साथियों को खोने का दुख इतना ज्यादा था कि उनकी आंखों से सच्चे आंसू ही निकल गए। मरने वालों के लिए उन्होंने गीत भी गाए। यंगॉन के ही एक दूसरे इलाके में लोगों ने सेना के बनाए संविधान की कॉपियों को बीच सड़क पर जलाकर सेना के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। वहीं म्यांमार के डबई में सैकड़ों लोग स्कूटरों और मोटरसाइकिलों पर शहर के अलग अलग इलाकों से गुजरे। इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे कि दूर तक लंबी कतार लगी नजर आई। वहीं कुछ लोगों ने हाथों में तख्तियां और झंडे लेकर पैदल ही मार्च निकाला। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में चुनाव प्रचार करने पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ और लेफ्ट की अगुवाई वाले एलडीएफ पर जमकर निशाना साधा।
गोल्ड तस्करी मामले में राज्य के सीएम का नाम आने की घटना को उन्होंने राजनीतिक इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना बताया। यही नहीं, उन्होंने लव जिहाद कानून बनाने के मुद्दे पर भी एलडीएफ और यूडीएफ पर हमला बोला। आभार व्यक्त करता हूं आप सभी का, पूरे केरल वासियों का, जिन्होंने अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण के अभियान में अपना भरपूर योगदान किया है। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को T20 सीरीज में 3-0 से हरा दिया। मेजबान न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को तीसरे T20 मैच में 65 रन से हरा दिया। इसी के साथ उसने ये सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। बारिश की वजह से ये मैच 10-10 ओवरों का खेला गया। इसमें न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 141 रन बनाए, जिसके जवाब में बांग्लादेश की टीम सिर्फ 76 रनों पर ऑल आउट हो गई। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड जम्मू कश्मीर में एक बड़ा मंदिर बनाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वहां मंदिर बनाने के लिए बोर्ड को जमीन लीज पर दे दी। गुजरात में एंट्री के लिए RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट नहीं होने पर कई लोगों को बॉर्डर से ही लौटना पड़ा, जिसकी एक तस्वीर गुजरात राजस्थान बॉर्डर से भी सामने आई। वहां तैनात स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और पुलिस वालों ने जिनके पास कोरोना रिपोर्ट नहीं मिली, उन्हें वहीं से ही वापस भेज दिया। तो रिटर्न कर रहे हैं, तकलीफ तो है ही है सबको। गुजरात सरकार के नए दिशा निर्देश आज से लागू हुए हैं, जिनकी कई लोगों को जानकारी नहीं थी, जिस वजह से वो बिना कोरोना टेस्ट कराए गुजरात जाने के लिए अपने घर से निकल पड़े और उन्हें परेशानी उठानी पड़ी। जो रिपोर्ट न हो तो वापस भेजा जा रहा है। जो स्थिति बन रही है कि बॉर्डर पे जो गाड़ियों का जमावड़ा है वो हो रहा है। नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाया है। शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि 2019 के लोकसभा चुनावों में आरामबाग लोकसभा सीट में ममता बनर्जी ने धांधली करवाई थी और इसी वजह से बीजेपी के उम्मीदवार 2500 वोट से हार गई थी। पार्लियामेंट इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन की अंडर में होता है, उसमें भी आरामबाग में 2500 वोट में बीजेपी का जो प्रत्याशी था उसका हराया ममता बनर्जी। 16 ईवीएम मशीन को काउंट नहीं की, डीएम को एसडीओ को प्रेशर कर दिया, 2500 वोट से टंडी। सुपरस्टार रजनीकांत को इस बार का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उनके नाम का ऐलान किया और फिल्मों में उनके योगदान की तारीफ भी की। 500 जूरीज ने बैठक करके एक राय से महान नायक रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड देने की सिफारिश की और इसलिए उनके नाम का ये पुरस्कार घोषित हो रहा है। सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार का ऐलान उस वक्त हुआ जब तमिलनाडु में वोट डाले जाने में एक हफ्ते से भी कम समय बाकी है। रजनीकांत तमिलनाडु में लोगों के लिए फिल्म स्टार से बढ़कर है। अब हम क्या करेंगे? कुछ मीठा खाएंगे। फिल्मों में उनका नाम ही कामयाबी की गारंटी माना जाता है। क्या रे, सेटिंग किया है? वेंगई का बेटा अकेला खड़ा है, अगर हिम्मत है तो सब एक साथ आओ। उनके चाहने वालों के लिए रजनीकांत जो करें वही स्टाइल बन जाता है। हिंदी फिल्मों में यहाँ काला तिल, बड़ी बड़ी मूछें, लुंगी पहने हुए को अमरीश पुरी, ओए कबाली, ऐसे बुलाते ही सर झुकाकर जी मालिक बोलकर खड़ा हो जाता है। ऐसा कबाली समझा है क्या? कबाली है। उनकी चाल, उनके डायलॉग, उनका एक्शन और उनके रोमांस के कदरदान तमिलनाडु में बहुत बड़ी तादाद में है। क्या देख रहे हो? ओरिजिनली मैं विलन ही हूँ बेटा। उनका नाम इस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है, यानी उनको ये अवार्ड उनकी किसी एक फिल्म या एक किरदार के लिए नहीं, बल्कि फिल्मी दुनिया में उनके पूरे जीवन के लिए दिया गया है। बस आगे आगे देखते जाओ, काली का खेल। इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री से इस अवार्ड के चुनाव कनेक्शन पर भी सवाल पूछा गया। हद हो गई, ये फिल्म दुनिया का पुरस्कार है और रजनीकांत 50 साल से काम कर रहे हैं, सवाल भी ठीक पूछना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रजनीकांत को इस पुरस्कार के लिए बधाई दी। खुद रजनीकांत ने भी ट्विटर पर भारत सरकार को धन्यवाद दिया। 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए हमले की तर्ज पर आतंकी फिर बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में हैं। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि आतंकी फिर घाटी में पुलवामा जैसा हमला करने की साजिश रच रही हैं और इसके लिए वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से बड़ी मात्रा में विस्फोटक लाने की फिराक में हैं।
खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी पाकिस्तान से 50 किलो से ज्यादा विस्फोटक श्रीनगर लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। खबर तो ये भी है कि वो 10 किलो से ज्यादा विस्फोटक जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में ला चुके हैं, जिसे एलओसी के पास किसी जगह पर छिपाया गया है। बताया गया कि 2019 में जब पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था, तब उसकी तैयारी भी कुछ इसी तरह से की गई थी। जेपी नड्डा ने एक एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए कुछ देर के लिए रोड शो रोक दिया। केरल के तिरुवनंतपुरम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने जैम में फंसी एक एम्बुलेंस को देखने के बाद अपना रोड शो कुछ देर के लिए रोक दिया, ताकि ये एम्बुलेंस आसानी से वहां से निकल सके। राजस्थान में कोरोना के मामले बढ़ने पर कलेक्टर स्कूल और कोचिंग सेंटर बंद कर सकेंगे। राज्य सरकार ने कलेक्टरों को इसका अधिकार दे दिया। देश के मुस्लिम समुदाय तक आरएसएस की सोच को पहुंचाने के लिए एक प्लान बनाया गया है, जिसके तहत आरएसएस ने भविष्य का भारत नाम की किताब को उर्दू में प्रकाशित करने का फैसला किया है। संघ परिवार लंबे समय से उस भ्रम को खत्म करने के रोड मैप पर काम कर रहा है, जिसमें कहा जाता है कि संघ मुसलमानों के खिलाफ है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और आरएसएस के सह सरकार्यवाह कृष्ण गोपाल इस किताब का लोकार्पण 5 अप्रैल को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में करेंगे। कि अपनी बात उन तक पहुंचाने के लिए इसका भविष्य का भारत का उर्दू अनुवाद, मुस्तकबिल का भारत, ये आवश्यक है। भविष्य का भारत नाम की ये किताब हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, पंजाबी और कन्नड़ सहित कई भाषाओं में पहले ही आ चुकी है, जिसका उर्दू में अनुवाद राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद के निर्देशक डॉक्टर अकील अहमद ने किया है। मुसलमानों के जहनों में जो गलतफहमियां हैं, उनको दूर किया जा सके। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी और उनकी पत्नी ने